हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज लिटरेचर पोर्शन, जिसमें कि मेरे पास है फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे, ये इंटरमीडिएट सिलेबस में भी है और यूपी टीजीटी पीजीटी में का भी एक हिस्सा है। तो इसको हम पढ़ेंगे और हम ये सोच रहे थे कि हम लिटरेचर पोर्शन जब शुरू कर रहे हैं तो इसके साथ साथ साइमल्टेनियस बहुत सारी चीजें भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लिटरेचर पोर्शन में यही शुरू करने जा रहे हैं, फिगर ऑफ स्पीच। और ये कुछ लिटरेरी टर्म्स एंड थ्योरी है जिसपे हम कंसीडर करेंगे आगे अभी, लेकिन अभी फिलहाल आज हम यही पढ़ेंगे, फिगर ऑफ स्पीच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो आज के दिन हम शुरू करने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये मैं जो पीडीएफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है एक अच्छा खासा नोट्स है। ये हमको मदद करेगा समझने में भी, और सारी चीजें मैं भी अपने आप से डिस्कस करूंगा कुछ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन आज शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो टर्म है, सबसे पहला जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है एलिटरेशन। क्या है? एलिटरेशन। ये एलिटरेशन का मतलब हो गया एक तरह से हिंदी में कहें तो अनुप्रास। कोई जरूरी नहीं कि हिंदी जाने ही, लेकिन अनुप्रास होता है। मैं हर सारी चीज की हिंदी बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे उसका सेंस है, जो उसका क्या भाव है, जो उसका जिस्ट होगा वो आपको मिलेगा जरूर से। तो मैं कोशिश कर रहा हूं मैं आपको बताने की। देखिए लिखा है कि इन अलिटरेशन देयर इज द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स ऑफ सेम साउंड। सेम साउंड का रिपीटिशन। इन अलिटरेशन देयर इज द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ सेम साउंड। बहुत सारे शब्द जो है, शुरुआत के कुछ शब्द जो है रिपीट होंगे, उनके साउंड रिपीट होंगे। आर द रिपीटिशन ऑफ सेम लेटर, या तो फिर सेम रिपीटिशन का सेम लेटर रिपीट होगा, जैसे दमके दतिया दुति दामिन ज्यों किलके कलबाल विनोद करें। तो ये जो है ये है एलिटरेशन। तो मैं हिंदी साहित्य का उदाहरण तो लिया मैं बताने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन सॉरी, अभी आप देखिए ये कह रहा है कि एलिटरेशन का मतलब होता है देयर इज द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स, शब्दों का रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड, जो सेम साउंड के हों। आर द रिपीटिशन ऑफ सेम लेटर, अथवा उसके लेटर का जो है रिपीटिशन बार बार हो, एक से अधिक बार हो, दो से अधिक बार हो, दो या दो से अधिक बार हो, तो उसको रिपीटिशन ऑफ सेम लेटर आर सिलेबल अथवा सिलेबल। तो ये जो कह रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द टू आर मोर वर्ड्स, मतलब शुरुआत के जो दो शब्द होते हैं उसका साउंड का रिपीटिशन हो, या उसका सिलेबल का रिपीटिशन हो, या उसके लेटर का रिपीटिशन हो, सिलेबल का रिपीटिशन हो। तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम एलिटरेशन कहेंगे, उसको हम अनुप्रास कहेंगे। जैसे एक उदाहरण दिया है इसमें कि हाउ हाई हिज हाईनेस, हाउ हाई हिज हाईनेस holds his hearty head. How high his highness holds his hearty head. H H H आया है, ठीक है, ह साउंड आया है। How high his highness holds his hearty head. तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पेन को थोड़ा सा और, हाँ, तो ये है, एक तो ये हो गया, एक ये एच 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 और एच एच ये आ रहा है। तो ऐसे कह सकते हैं कि हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो साउंड का जो रिपीटिशन है वो बार बार अगर हो रहा है, एक ही साउंड का रिपीटिशन दो या दो से अधिक बार हो रहा है मित्रों, तो उसको हम क्या कहेंगे? एलिटरेशन। क्या कहेंगे? एलिटरेशन कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में दिखा, अ लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हेड। ठीक है, लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग, ठीक है, ये तमाम सारी चीजें हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा? एलिटरेशन कहलाएगा। मतलब लेटर रिपीट हो रहा है, ये भी एलिटरेशन का है। सिलेबल रिपीट हो रहा है, ये भी एलिटरेशन है। रिपीटिशन ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स, मतलब शुरुआती जो दो शब्द हैं या उससे ज्यादा शब्द जो हैं शुरुआती, अगर वो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वहां पे एलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार होगा। तो एक तो ये हो गया। तो एक
थर्ड एग्जांपल देखते हैं, अ स्ट्रांग मैन स्ट्रगलिंग। देखिए है ना, स्ट्रांग है, फिर मैन स्ट्रगलिंग है, स्ट्रांग और स्ट्रगलिंग रिपीट हुआ, विद हिज स्टॉर्म्स ऑफ फेट, ये भी है, ये भी है। तो ये जो दोनों, ये जो शब्द जो रिपीट हो रहे हैं, इनका जो पहला लेटर रिपीट हो रहा है, ये जो है बताता है कि हम अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास का मतलब होता है अलिटरेशन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब जो बार बार रिपीट हो, उसके शुरुआती जो पहले और दूसरे सिलेबल है वो बार बार अगर रिपीट हो रहे हैं दो या दो से अधिक बार, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलिटरेशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक नेक्स्ट दूसरा है एंटी क्लाइमेक्स। क्या है? एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स जो है इज द लिडिकुलस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडियाज। कोई हास्यास्पद डिसेंडिंग ऑर्डर हो, मतलब किसी चीज का एक तरह से उसको उसका जो भाव है, कोई पद है, पद में या गरिमा में या किसी भी चीज में वह धीरे धीरे घटते क्रम में अपने आने लगे। जैसे किसी चीज की इमेज है, वो शुरुआती दौर में ज्यादा दिख रही, फिर उसके बाद घटते क्रम में दिख रही, फिर उससे नीचे घटते क्रम में, फिर उससे नीचे वो इतनी घट जाए कि वो हास्यास्पद बन जाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स था उसका, उसकी प्रतिष्ठा का क्लाइमेक्स था, धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा बातों में घटती जा रही है, तो एक तरह से वो एंटी क्लाइमेक्स हो जाएगा। हास्यास्पद हो, लुडिकुलस हो, लुडिकुलस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडियाज, या कोई विचार हो। एंटी क्लाइमेक्स इज द लुडिकुलस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडियाज। जैसे कहा जाए, ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन एंड हिज वॉच ऑल एट वन फेल सूप। तो ये कह रहा है कि ही लॉस्ट हिज वाइफ, उसने पत्नी को खो दिया, अपनी बेटी को खो दिया, तो पत्नी के बाद फिर बेटी आई, बेटी के बाद उसका बच्चा आया, सन आया, देन उसके बाद उसको अपनी वॉच पे तुरंत बात करने लगा। मतलब आप इसी लिस्ट में, इसी समय एक ही लिस्ट में पत्नी को, अपनी बेटी को और अपने वॉच को नहीं रख सकते। पत्नी को, फिर बेटी को, फिर अपने बच्चे को रखा, अपने बेटे को रखा, देन उसके बाद अपनी वॉच की बात कर रहा कि मैंने अपनी घड़ी भी खो दी, तो ये थोड़ा हास्यास्पद हो सकता है, हास्यास्पद हो जा रहा। तो एंटी क्लाइमेक्स का मतलब क्लाइमेक्स से जस्ट विपरीत है, कि कोई चीज ऊंचाई पे अपने हो, देन उसके बाद पहले पत्नी की बात कर रहा है, फिर पहले पत्नी की बात किया, फिर डॉटर की बात किया, फिर अपने बेटे की बात किया, उसके बाद तुरंत अपनी वॉच पे आ गया। ठीक है, कि मैंने अपनी पत्नी खोई, अपने बिटिया को खोया और अपने बेटे को खोया, उसके बाद और मैं अपनी वॉच भी खो दिया। तो जब जहां इनकी बात हो रही है वहां पे घड़ी की बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई, तो इसका मतलब एंटी क्लाइमैक्स कहने का मतलब है कि एक तरह से आप चीजों को इतना गिराते गिराते ले जाइए कि उसको हास्यास्पद बना दीजिए। वो एक चीज हो गया। हियर दाउ ग्रेट एना whom three realms obey, dost sometimes counsel take and sometimes tea। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेट एना, वहां के महारानी की बात की जा रही है कि हियर दाउ ग्रेट एना whom three realms obey, dost sometimes counsel। पहले तो काउंसिल की बात की जा रही है, एंड समटाइम्स टी, और वो तुरंत चाय की बात भी की जा रही। कहां रानी जो तीनों उसके राज्यों की मालकिन थी, इंग्लैंड स्कॉटलैंड की, और उनके काउंसिल की बात की जा रही, कहां फिर उनके चाय देने की बात की जा रही है। तो ये दोनों, ये सारी चीजें, काउंसिल और फिर टी, ये दोनों मिलकर हास्यास्पद हो जाते हैं। पहले ये, देन बाद में ये, एक तरह से एंटी क्लाइमेक्स हो गया। एंड दाउ डॉल हाउस, द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, लेफ्टिनेंट कर्नल टू द अर्ल ऑफ मार। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी है। तो एंटी क्लाइमेक्स कुल मिला जुला के ये हो गया कि पहले कोई चीज हो, अपने टॉप पे हो, देन उसके बाद घटते क्रम में उसको इस तरह से बताया जाए कि एक तरह से वह हास्यास्पद बनती चली जाए, तो वो हो गया एंटी क्लाइमेक्स। अब आ जाते हैं एंटीथेसिस पर। एंटीथेसिस क्या है? इन एंटीथेसिस वन वर्ड्स आर आइडिया। इन एंटीथेसिस वन वर्ड, एक शब्द, आर आइडिया, अथवा कोई विचार हो, कोई शब्द हो या कोई विचार हो, इज सेट अगेंस्ट द अदर टू सिक्योर एन इफेक्टिव कंट्रास्ट बाई बैलेंसिंग।
मतलब कोई एक ऐसा विचार हो, ठीक है, एंटीथेसिस उसे कहेंगे कि वन वर्ड, कोई एक ऐसा शब्द हो अथवा आइडिया हो, कोई विचार हो, इज सेट अगेंस्ट द अदर, वह सेट अगेंस्ट द अदर, मतलब एक शब्द जो है दूसरे शब्द के अगेंस्ट बैठ जाए, अगेंस्ट खिलाफ हो। टू सिक्योर एन इफेक्टिव कंट्रास्ट, और दोनों में एक बहुत ही इफेक्टिव कंट्रास्ट पैदा करे, बैलेंसिंग, बैलेंस करने के लिए। जैसे कहा जाए अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम स्टैंड करेंगे, अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे, बटेंगे, तो हम जो है गिरेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एक साथ हैं तो अब ये यूनाइटेड शब्द जो है ये डिवाइडेड है, और ये स्टैंड है और ये फॉल है, ये दोनों एक दूसरे से हैं और ये इससे है, ये तो यूनाइटेड एंड डिवाइडेड, स्टैंड एंड फॉल दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों कंट्रास्ट हैं, और दोनों एक दोनों अलग आइडियोलॉजी है, दोनों अलग विचार हैं, और दोनों कंट्रास्ट पैदा कर रहे हैं और बैलेंस भी बना रहे हैं। तो बोल रहा है कि एंटीथेसिस उसे कहेंगे कि इन एंटीथेसिस वन वर्ड्स आर आइडिया इज सेट, जो सेट की जाए इन एंटीथेसिस वन वर्ड्स आर आइडिया इज सेट अगेंस्ट द अदर, दूसरे के खिलाफ, टू सिक्योर एन इफेक्टिव कंट्रास्ट, जो एक इफेक्टिव कंट्रास्ट पैदा करे बाय बैलेंसिंग, उनको बैलेंस करके। जैसे कहा जाए यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, मतलब अगर हम यूनाइट रहेंगे, संयुक्त रहेंगे, तो अपनी जिंदगी में तरक्की करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे, आगे जाएंगे, स्टैंड रहेंगे, मजबूत रहेंगे, खड़े रहेंगे। अन्यथा डिवाइडेड वी फॉल, अगर हम बट गए, हमारा डिवीजन हो गया, तो हम निश्चित तौर पर ही समझ लीजिए कि हम फिर गिरेंगे, अपनी जिंदगी में हमारा पतन होगा, हमारा डिग्रेडेशन होगा, राइट। तो यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। एक और लाइन इसमें लिख रहा है कि टू वर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। ये देखिए इसमें लिखा है टू वर इज ह्यूमन, अर मतलब होता है गलती करना, टू वर इज ह्यूमन मतलब गलती तो ह्यूमन से होती है, मतलब अगर कोई गलती कर रहा है तो मानवीय है, वो किसी की गलती मानवीय है। टू वर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, लेकिन अगर कोई किसी के अंदर माफ करने का गुण है तो वह डिवाइन है, वो दैवी है। अब टू वर इज ह्यूमन, अगर आप गलती करते हैं तो वो मानवीय है, लेकिन टू फॉरगिव इज डिवाइन, लेकिन माफ करना वो ईश्वरीय हो जाता, माफ करना दैवी है। गलती मनुष्य होती है और माफ ईश्वर करता है, ठीक, माफ करना ईश्वरीय है। ये दोनों कंट्रास्ट चीजें हैं, दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। गलती तो मानवीय है और क्षमा दैवी है, गलती मानवीय है, क्षमा दैवी है, तो दोनों बिल्कुल कंट्रास्ट हैं। दो आइडियोलॉजी हैं, एक तो है गलती करने की आइडिया और एक है माफ करने की आइडिया, तो दोनों आइडिया आपस में बैलेंस बना रही हैं, जबकि दोनों विपरीत आइडिया हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, इसीलिए इसको एंटीथेसिस कहते हैं। एंटीथेसिस का मतलब होता है इन एंटीथेसिस वन वर्ड आर आइडिया, कोई एक शब्द या कोई एक विचार इज सेट अगेंस्ट द अदर, वह एक दूसरे के विपरीत रखे गए हों, टू सिक्योर एन इफेक्टिव कंट्रास्ट, जो एक सिक्योर इफेक्टिव कंट्रास्ट पैदा कर सके बाय बैलेंसिंग, बैलेंस करते हुए। अब है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है, अपोस्ट्रोफी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंटरमीडिएट में भी थी अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी में देखते हैं, अपोस्ट्रोफी कहते हैं, एंड लिख रहा है एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस। अपोस्ट्रोफी में हम किसी को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, उसको डायरेक्ट एड्रेस कहते हैं। एड्रेस करते हुए, कोई किसी तरफ इशारा करते हुए डायरेक्ट एड्रेस करते हुए, वो एटिक्स है ना, ऐसे करते हुए इशारा करके कहते हैं, ठीक है। जैसे मिल्टन दाउ शुडेस्ट, ठीक है, तो मिल्टन की तरफ ये अपोस्ट्रोफी लगा है, इसका मतलब ओ मिल्टन, ठीक है, अरे मिल्टन, ओ मिल्टन, मतलब एड्रेस कर रहा है उसको। एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस to the dead, to the absent, or to a personified object। एपोस्ट्रोफी कह रहा है कि एक डायरेक्ट एड्रेस है टू द डेड, किसी कोई व्यक्ति अगर डेथ कर गया है, वो डेथ कर गया है, मर गया है, तो किसी ही मृत व्यक्ति के लिए, जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है,
मृत व्यक्ति के लिए ये शब्द ये उसको एड्रेस करने के लिए लगा सकते हैं, उसको संबोधन करने के लिए लगा सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर वो कोई एब्सेंट है, टू द एब्सेंट, जो नहीं है उसके लिए, आर टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, या तो किसी व्यक्ति को पर्सोनिफाई कर दिया गया हो, मानवीकृत कर दिया गया हो, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। मतलब कोई नॉन लिविंग चीज है, मृत चीज है, या उसमें जान नहीं है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, उसको मानवीकृत कर रहे हैं, मानवीकरण कर रहे हैं उसका। देन उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी करते हैं। उसको संबोधन करने के लिए जो चीज इस्तेमाल करते हैं और जो चीज लगाते हैं वो एपोस्ट्रोफी, ये क्या हो गया, उसको हम एपोस्ट्रोफी कहते हैं। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट आर आइडिया, ये रेन एंड मार्टिन के द्वारा कहा गया। रेन एंड मार्टिन बहुत ग्रामर की बहुत एक्सीलेंट बुक है, रेन एंड मार्टिन। तो रेन लिखते हैं, रेन ने लिखा है कि एन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस, एकदम बिल्कुल डायरेक्ट एड्रेस है, किसी चीज को डायरेक्ट संबोधित करते हुए कोई चीज लिख रहे हैं किसी मृत व्यक्ति को, तब एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, या कोई व्यक्ति एब्सेंट है तब इस्तेमाल करेंगे, या फिर किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को अगर इंडिकेट करना चाहते हैं उस वक्त हम लगाएंगे ये चीज। तो एक तो बात ये हो गई। तो अभी जैसे कहा जाए, एक लिख रहा है कि मिल्टन, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ठीक है, तो ये मिल्टन का है, ये सोनेट है मिल्टन की। फिर लिखा लाइफ, आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट बट नो व्हाट दाउ एंड आई मस्ट पार्ट। फिर ये देखिए, लाइफ को इंडिकेट करके लिखा गया है, लाइफ को यहां एपोस्ट्रोफी लगा है। मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। ठीक, बोल रहा है कि यहां देखिए, इसको जो है इसको एड्रेस किया गया, यहां लाइफ को एड्रेस करके लिख रहा है। और फिर एक है फ्राइलिटी दाई नेम इज विमेन, है ना, ये भी ये उसकी हैमलेट की लाइन है, फ्राइलिटी दाई नेम इज विमेन, है ना, फ्राइलिटी दाई नेम इज विमेन। तो क्या कहता है, हैमलेट की एक लाइन है, हैमलेट की स्पीच भी है। हैमलेट बोलता है फ्राइलिटी दाई नेम इज विमेन, फ्राइलिटी दाई नेम इज विमेन, मतलब नारी तुम नैतिक चरित्र और दुर्बलता की प्रतीक हो, नारी तुम नैतिक चरित्र, ओ फ्राइलिटी दाई नेम इज विमेन, दाई नेम इज विमेन, ये देखिए दाई नेम मतलब फ्राइलिटी, धोखाधड़ी, फ्राइलिटी दाई नेम इज विमेन, नैतिक चरित्र और दुर्बलता की प्रतीक हो, नेम इज, उसी का नाम है, मतलब नैतिक चरित्र और दुर्बलता का दूसरा नाम क्या है, विमेन है, महिला है। ये बात कौन कहता है, हैमलेट कहता है। हैमलेट, ड्रामा हैमलेट जो शेक्सपियर का है उसमें ये बात कहता है। तो एक तरह से ये इसको महिलाओं को संबोधित करते हुए ये बात कह रहा है वो कि फ्राइलिटी दाई नेम इज विमेन। जब उसकी माँ कुछ ही दिन बीत रहे होते हैं, कुछ ही दिन बीते होते हैं, और हैमलेट की माँ हैमलेट के चाचा क्लाडियस से शादी कर लेती है, और कुछ ही मतलब उसके कहता है कि अभी पिता के मरने का, मृत्यु का बोझ अभी ठंडा भी नहीं हुआ, तब तक शादी के पकवान बनने शुरू हो गए, वो नारी तुम नैतिक चरित्र और दुर्बलता की प्रतीक हो। तो फ्राइलिटी दाई नेम इज विमेन, मतलब वो नारी तुम नैतिक चरित्र और दुर्बलता की प्रतीक हो। यहां पर भी एपोस्ट्रोफी है, यहां पर ये एपोस्ट्रोफी है, ये लगा एपोस्ट्रोफी, ठीक है। एपोस्ट्रोफी का मतलब ये हो गया कि किसी डेड व्यक्ति को, या किसी एब्सेंट चीज को, या किसी चीज को, किसी को पर्सोनिफाइड करते हुए, किसी ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाइड करते हुए कोई बात कही जाए, तो वो क्या हो गया, एपोस्ट्रोफी हो गया। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो देख रहे हैं ये एसोनेंस क्या है। एसोनेंस का मतलब होता है, एसोनेंस इज अ वॉवेल साउंड, रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड, जिसमें भी वॉवेल साउंड का रिपीटिशन हो उसे हम एसोनेंस कहेंगे, ठीक है। तो एसोनेंस और एलिटरेशन दोनों, एलिटरेशन हम पढ़ रहे थे, उसमें कंसोनेंट साउंड का रिपीटिशन जिसमें होता है, जैसे हिंदी में एक अगर लाइन बोलूं मैं, तो दमके दतिया दुति दामिनी जो किलके कलबाल विनोद करें, तो द साउंड रिपीट हो रहा है, उसी तरह से वो एलिटरेशन कहलाएगा। और ये एसोनेंट साउंड है, एसोनेंट साउंड में वॉवेल साउंड का रिपीटिशन होता है, रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड, दिस इज नोन एज एसोनेंस, ठीक है। जैसे डियर, ईयर, डियर कम नियर एंड फियर नॉट, ईयर ईयर ईयर, डियर में भी ई साउंड आया है, नियर में भी ई साउंड आया है, और फियर में भी ई साउंड आया है।
तो इसका मतलब यह एसोनेंस है। एसोनेंस का मतलब ही होता है रिपीटिशन ऑफ वावेल साउंड, दैट इज नोन एज एसोनेंस। ये भी उदाहरण उसी का है और ये है। अब आ जाते हैं क्लाइमैक्स पे। क्लाइमैक्स जो होता है, क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंपॉर्टेंस। देखते हैं क्लाइमैक्स क्या है। क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडियाज, आइडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंपॉर्टेंस। मतलब कोई चीज का इंपॉर्टेंस जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में दिया जाए, यूं दिया जाए, चढ़ते क्रम में। सिंपल, सीधा, इरेक्ट, खड़ा होना सीधा, शेवियर, आस्टर, सबलाइन। मतलब धीरे धीरे सबलाइन, बहुत विस्तार ले लिया, बहुत बड़ा हो गया, तो इसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स कहते हैं। आई केम, आई सा, आई कॉन्कर्ड, ठीक है। मैं आया, मैं देखा, मैं जीता। आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय, ठीक है। तो ये जो है कहने का मतलब, ये क्लाइमैक्स का मतलब हो गया कि कोई चीज, कोई भी आइडिया, क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर। मतलब कोई चीज चढ़ते हुए क्रम में हो, उसको हम, ओ माय गॉड, तो आइए देखते हैं क्लाइमैक्स। हम पढ़ रहे हैं क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब हो गया, क्लाइमैक्स का मतलब होता है, क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। मतलब कोई चीज अगर चढ़ते क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो उसे हम क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ना कहेंगे, क्लाइमैक्स ही कहेंगे। जैसे कहा जाए कोई चीज, छोटे शब्द, कोई शब्द है उसको हम बड़ा और करते जाएं और बनाते जाएं, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते जाएं। जैसे कह रहा कि क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडियाज, विचारों का ऐसा क्रम, विचारों की ऐसी श्रृंखला, इन द असेंडिंग ऑर्डर, जो असेंडिंग ऑर्डर में रखी गई हो, चढ़ते क्रम में यूं रखी गई हो, यूं चढ़ते क्रम में रखी गई हो, यूं चढ़ते क्रम में, ऐसे ऐसे चढ़ते क्रम में रखी गई हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लाइमैक्स बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया, विचारों का ऐसी श्रृंखला, इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, जो महत्व के क्रम में ऊंचाइयों पर रखी गई हो, चढ़ते क्रम में रखी गई, महत्व के रेफरेंस में वो चढ़ते क्रम में रखी गई हो, उसको हम क्लाइमैक्स बोलते हैं। जैसे कहा जाए सिंपल है, इरेक्ट, सिंपल है साधारण है, इरेक्ट सीधा है, सीवियर, आस्टर, सबलाइन, ठीक है। उसी तरह से आई केम, आई सा, आई कॉन्कर्ड, ठीक है। आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय। मतलब मैं आया, मैं देखा, मैं जीत लिया, मैं हंसा, मैं दौड़ा, मैं कूदा, मैं गाया, मैं डांस किया, एंजॉय किया। ये सब सारी चीजें हैं, ये चढ़ते क्रम में है, जिसको हम बोलेंगे क्लाइमैक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लाइमैक्स बोलेंगे। नाउ वी हैव इफ एपिग्राम। एपिग्राम का मतलब होता है, एन एपिग्राम इज अ ब्रीफ सेइंग। क्या है? ब्रीफ सेइंग। क्या है? ब्रीफ सेइंग। ब्रीफ सेइंग क्या होती है? कम शब्दों में ज्यादा बातें कह देना, वह होता है एपिग्रामेटिक स्टाइल। एपिग्राम को हम बोलते हैं कि एक है सूक्ति वाक्य बोल सकते हैं। मतलब छोटे शब्दों में हम बड़ी बातें कह दें, उसको हम एपिग्राम बोलते हैं। लिटरेचर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एपिग्रामेटिक स्टाइल जो है वह फ्रांसिस बैकन की थी। एज आई रिमेंबर्ड, फ्रांसिस बैकन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, he wrote, he has written in epigrammatic style, ठीक है। his all essays in epigrammatic style। सब whenever you study about Francis Bacon, you find that whether that is of studies, of revenge, of truth, of ambition, of love, each and everything that is written in epigrammatic style, ठीक है। of studies में कहता है, studies serve for delight, for ornament and for ability. Crafty men condemned studies, simple men admire them, and wise men use them, है ना। बुक्स के बारे में बताता है उसमें कि some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा उसकी स्टाइल जो होती थी वो एपिग्रामेटिक होती, कम शब्दों में ज्यादा बातें कहना। इट्स इन witty turn of thoughts,
मतलब जब ये खत्म होता है तो लगता है कि कितनी बड़ी बात कह दी गई। विटी ऑफ थॉट होता है, मतलब बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण, बहुत ही विचार बड़े गहरे होते हैं, कम शब्दों में ज्यादा बातें कहना। अब जैसे देखा जाए, द हाईएस्ट आर्ट इज टू कंसील आर्ट, मतलब जो सबसे ग्रैंडियर आर्टिस्ट होता है, सबसे महानतम हाईएस्ट सबसे बड़ा आर्टिस्ट होता है, वह ये जानता है कि अपनी आर्ट को छुपाना कैसे है। मतलब कुछ भी लिख देना है, लेकिन अपने आप को डिटैच कैसे उसको रखना है, अपने आप का डिटैचमेंट कैसे होना चाहिए। मतलब जो भी पोएटिक क्वालिटी है वो क्वालिटी उसमें नरेट हो, लेकिन अपना खुद का उससे डिटैचमेंट होना चाहिए। उससे कैसे कोई वर्क आपने लिखा, कैसे कोई लिटरेरी कोई रचना आपने की, तो उससे कैसे अपने आप को आप डिटैच, पर्सनली कैसे अपने आप को डिटैच रह पाते हैं, ठीक है। तो वो चीज होता है। तो वो हाईएस्ट आर्ट इज टू कंसील आर्ट, मतलब सबसे बेहतरीन आर्ट ये है कि अपने कला को छुपाएं कैसे, अपने कला का अपने आप को कैसे डिटैच रखें अपनी कला से, ठीक है। तो ये कहता है हाईएस्ट आर्ट इज टू कंसील आर्ट, मतलब अगर आप बहुत अच्छे कलाकार हैं तो कला में आप इतना डूब जाइए कि ये पता ना चले कि आप वो एक आर्ट की तरह उसको परफॉर्म कर रहे हैं, एक आर्ट के रूप में उसको कर रहे हैं। मतलब एक आर्टिस्ट को ऐसा होना चाहिए कि वो इतनी अच्छी आर्ट करे, इतनी अच्छी आर्ट करे, आर्ट में इतना डूबे कि उसको ये लगे कि वो रियलिस्टिक चीज कर रहा है, वह कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है। तो अपनी आर्ट को ना महसूस कर पाना, अपनी आर्ट को छुपा ले जाना, जबकि आर्ट कर रहा, साइमल्टेनियसली आप आर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस चीज से को महसूस कर रहे हैं कि हम कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, कोई आर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हाईएस्ट आर्ट है, हाईएस्ट आर्ट इज टू कंसील आर्ट। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि मतलब ये कह रहा कि जो सबसे महानतम आर्ट ये है कि अपनी कला को कंसील कर लेना, छुपा लेना, ठीक है। हाँ, विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल। मतलब ये देखिए छोटा सा है सेंटेंस, लेकिन कितना पिथी है, कितना ऑब्स्क्योर है, कितना जटिल है, कितना एफोरिस्टिक स्टाइल इसकी है, कितनी अलंकारिक शैली इसकी है, बहुत ही बेहतरीन शैली है। लिखा है विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल, मतलब विजन इज द आर्ट, मतलब दृष्टि भी एक ऐसी कला है ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल, कि जो चीज नहीं दिख रही है, जो अदृश्य चीज है, उसको भी हम देख पा रहे हैं। मतलब बियॉन्ड द विजन हमारा विजन है, विजन के भी बाहर हमारा विजन है। विजन की दृष्टि, जो विजन है, जो दृष्टि, उसके बाहर भी एक ऐसी हमारी दृष्टि है जिससे हम देख पाते हैं। वो कला किसके अंदर होती है? वो कला, जैसे मान लीजिए कोई प्लेन, इफ आई एम जस्ट सीइंग अ प्लेन एरिया, अगर मैं आर्किटेक्चर हूं तो मैं ये जान पाऊंगा कि इस पर मकान कैसे बनेगा, इस पर बिल्डिंगें कैसे बनेंगी, इसकी नक्काशी कैसी होगी, इसकी डिजाइन क्या होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आई विल जस्ट इमेजिन इन माय माइंड। बट अगर मैं एक इंजीनियर हूं, इफ आई एम एन इंजीनियर, आई विल सी द प्लेन, आई विल सी द रिवर, कि इस पर पुल कहां बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसको हैंगिंग ब्रिज बनाना है या कि प्लेन ब्रिज बनाना है या पिलर ब्रिज बनाना है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आई विल जस्ट इमेजिन इन माय माइंड। तो वह जो कला है वह उसके पास है, एक इंजीनियर के पास है। तो विजन इज द आर्ट, विजन एक ऐसा, विजन इज द आर्ट, विजन भी एक ऐसा, विजन मतलब दृष्टि भी एक ऐसी एक कला है आप सीइंग थिंग्स इनविजिबल, कि जो हमें नहीं दिखाई भी दे रहा है उसको भी हम देख सके, ठीक है। हमारे पास एक ऐसी दृष्टि भी होनी चाहिए, हमारे पास एक ऐसी दृष्टि हो कि हमको जो नहीं दिखाई दे रहा है हम उसके पार भी देख सके, ऐसी दृष्टि हमारी होनी चाहिए। तो ये बात तो ये लाइन समझ में आ गई, लेकिन लाइन है कैसी? लाइन एपिग्राम है। एपिग्राम क्यों कहेंगे? एपिग्राम इसलिए कहेंगे क्योंकि इसने कम शब्दों में, 1 2 3 4 5 6 7 वर्डों में, 7 शब्दों में, इसने 7 वर्ड्स में, इसमें 7 वर्ड्स में इसने बहुत अच्छी बातें कर दी, इतनी ऊंची बात कर दी, इतनी गहरी बात कर दी, डीप थॉट की बातें कर दी, इसलिए ये एपिग्राम है। ऐसे एपिग्रामेटिक स्टाइल को फ्रांसिस बेकन ने अपने एसेज में शामिल किया है, उसमें उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, बहुत अच्छी प्यारी बातें, बहुत डीप बातें की है। यूफेमिज्म हम देख रहे थे, हम यूफेमिज्म पढ़ रहे हैं आगे। यूफेमिज्म नेक्स्ट टर्म है यूफेमिज्म, यह एक अलंकार। यूफेमिज्म का मतलब होता है इन यूफेमिज्म अ डिसएग्रीएबल थिंग्स इज प्रेजेंटेड बाय एन एग्रीएबल नेम। मतलब कोई भी डिसएग्रीएबल चीज है, कोई भी डिसएग्रीएबल चीज है जो एग्री करने के योग्य नहीं है। एंड इन यूफेमिज्म अ डिसएग्रीएबल थिंग इज
प्रेजेंटेड, ये ऐसे प्रस्तुत की गई है बाय एन एग्रीएबल नेम, किसी एग्रीएबल नेम से, मतलब जिसको हम, जिस नाम को हम स्वीकार कर सके। यूफेमिज्म का सीधा सीधा मतलब ये बताऊं कि ये कहना है कि किसी भी ऐसी हार्श बात को, किसी भी कड़वी ऐसी बात को मीठे तरीके से कहना, बहुत ही प्यार से कहना। जैसे कोई चीज चुभने वाली हो, बहुत कोई कर्कश वर्ड है सॉरी, कोई कर्कश वर्ड है, तो वह जो है आपको मीठे तरीके से बताया जाए, अच्छे तरीके से, स्वीट वॉइस में बताया जाए, स्वीट तरीके से बताया जाए, शब्द अच्छे इस्तेमाल करके बताया जाए, तो उसको हम यूफेमिज्म कहेंगे। यूफेमिज्म का मतलब होता है कि जो कर्णप्रिय बात नहीं है उसको भी प्यारे ढंग से कहना। जैसे कहा जाए कि ही इज डेड, वह गुजर गया, वह मर गया, ही इज डेड नाउ, वह मर गया। तो इसको हम अगर हम कहेंगे ही इज पासेस अवे, वह गुजर गया, तो वो गुजर गया ये हमको ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा, बजाय इसके बनस्पति इस पे कि वह मर गया। तो हम चीजों को बहुत ही सॉफ्टली भी कहना हम सीख सकते हैं, हम कह सकते हैं। उस कला को हम यूफेमिज्म कहते हैं। यूफेमिज्म, यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, अच्छा तो तुम हमको अब फेरी टेल बता रहे हो, फेरी टेल सुना रहे हो, मतलब परियों की कहानी बता रहे हो। मतलब परियों की कहानी, मतलब परियां इट्स नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो अब अगर परियां एग्जिस्ट नहीं करती, कोई परी होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, ये कपोल कल्पना है, टोटल एक फैंटेसी है, एक तरह से टोटल एक इमेजिनेशन है। तो अगर मैं कहूं कि अच्छा तो तुम मुझे परियों की कहानी बता रहे हो, इसका मतलब तुम मुझे बहका फुसला रहे हो, तुम मुझे झूठी झूठी बातें बता रहे हो जिस पर हमें विश्वास नहीं कर सकता। यू टेलिंग मी अ फेरी टेल, ही हैज फॉलन asleep, I was his majesty guest for 5 years। तो ये सारे उदाहरण क्या है, ये है यूफेमिज्म के, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? एक्सक्लेमेशन इज द स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सप्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी। किसी विशेष क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन का उपयोग करते हैं। जिसे कहा जाए व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, आदमी भी किस तरह का एक वर्क है, किस तरह का एक रचना है, ठीक है, इंसान भी किस तरह की रचना है, वाह। तो ये मतलब एक्सक्लेमेशन इज द स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है ऑफ द एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी। कहने का मतलब एक्सक्लेमेशन इज द स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सप्रेस ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी, जो किसी विशेष क्वालिटी को बयां करने के लिए उसकी एक्सेस को दिखाता है, दर्शाता है। जैसे व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप अपॉन द बार्क, ठीक है, अपॉन द बार्क मतलब बैंक, सॉरी अपॉन द बैंक, ठीक है। तो बैंक पर मतलब किनारे कितनी मूनलाइट कितनी प्यारी उसके ऊपर पड़ रही है, बहुत ही अस्टॉनिशिंग लग रही है, तो इसलिए जो है उसको एक्सक्लेमेशन का भाव दिया गया उसमें, ठीक है, एक्सक्लेमेशन आएगा। एक्सक्लेमेशन ऐसे होता है, ठीक है। हाइपरबोल ये गलत है, हाइपरबली कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? हाइपरबली कहेंगे। हाइपरबोल नहीं बोलते हैं या हाइपरबोले नहीं बोलते हैं, इट्स हाइपरबली, दैट्स बली, नॉट बोले या नॉट हाइपरबोले, इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हाइपरबली। हाइपरबली इसका फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन आप जब देखेंगे तो उसमें हाइपरबली, हाइपरबली is an exaggeration or overstatement of the sake of making a great impression। A hyperbole is an exaggeration or overstatement, मतलब यह है कि exaggeration में होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर करना, कहना, अपनी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के करना, that is exaggeration। और overstatement, अथवा ये कोई overstatement है, मतलब अपनी बात को बहुत ही ज्यादा उसको मैग्नीफाई करना, बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना, that is hyperbole। स्टेटमेंट ऑफ द सेक ऑफ मेकिंग ए ग्रेट इंप्रेशन, मतलब थोड़ा प्रभावशाली बनाने के लिए किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नरेट करना, उसको बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करना, उसी को कहते हैं हाइपरबली, उसी कहते हैं हाइपरबली। एक उदाहरण देखते हैं, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये उदाहरण मुझे याद है, मुझे लग रहा है कि ये है मैकबेथ का है। मैकबेथ शेक्सपियर का ड्रामा है, मैकबेथ जो है वो शेक्सपियर का ड्रामा है, ठीक है। ये लाइन जो है शेक्सपियर की है, शेक्सपियर की ड्रामा मैकबेथ की है, ये मैकबेथ की है। मैकबेथ
में लेडी मैकबेथ, जिसको हम फोर्थ विच कहते हैं, मतलब चौथी चुड़ैल कहते हैं, क्योंकि 3 चुड़ैलों का उसमें जिक्र उसने पहले ही किया है, तो उसमें चौथी चुड़ैल इसको कहा गया। इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसने अपने घर गेस्ट के रूप में राजा डंकन को बुलाया और इसने उसकी हत्या करवा दी। अपने हस्बैंड मैकबेथ से कह के उसने उसकी हत्या करवाने की कोशिश की और उसको बहुत ही ज्यादा उसने उकसाया कि उसकी हत्या कर दो, उसकी हत्या कर दो। फिर जब वो नहीं जा रहा तो खुद ही गई और जो है ऐसा उसको बहुत ज्यादा फोर्स किया कि मैकबेथ को कि इसको मार डालो। अंततः उसकी हत्या हो जाती है और जो है फिर ये जो है फिर कहती है कि अरब सागर मतलब अरब से अगर जितने भी इत्र हैं, अगर उन सारे इत्रों से भी अगर मैं अपने हाथों की दुर्गंध को धुलना चाहूं तो मेरे हाथों की दुर्गंध कभी नहीं जाएगी। बोले ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। मतलब इस छोटे से हाथ को धुलने के लिए, छोटे से हाथ की दुर्गंध को साफ करने के लिए, अगर छोटे से हाथों की दुर्गंध, लिटिल हैंड मतलब छोटे से हाथों की अगर दुर्गंध को मैं अगर साफ करना चाहूं तो अरब के सारे परफ्यूम जो है अगर लगा दिए जाए तब भी मेरे हाथों की, इस छोटे छोटे हाथों की दुर्गंध नहीं मिट सकती है। तभी ये बातों को बढ़ा चढ़ा कर, मतलब अरब सागर के सारे इत्रों की बात कर रही है, बहुत बड़ी बात कर रही है, इसलिए इसको बात को अपनी मैग्नीफाई करने के लिए और ज्यादा उस पर मतलब हाईली एक्सेजरेट करने के लिए अगर उसको ओवर स्टेटमेंट कोई दे रही है तो इसलिए इसको हम हाइपरबली कहेंगे। हाइपरबली का मतलब ही हो गया कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना, जो जैसा नहीं है उसको और ज्यादा मैग्नीफाई करके प्रस्तुत करना, बड़ा करके प्रस्तुत करना, यही हाइपरबोल होता है, यही हाइपरबली होती है। वो हैमलेट, दाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन पेन, ये भी है वो हैमलेट, ये भी हैमलेट की लाइन है। वो हैमलेट, दाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन पेन, why man if the river were dry I am able to fill it with tears। why man, आदमी क्यों, if the river were dry, यदि नदी सूख जाए I am able to fill it with tears, तो मैं इतना रोऊंगा कि मैं आंसुओं से मतलब इसको भर दूंगा। ये बढ़ा चढ़ा के बातें कही जाए, मतलब जहां पे बातें अतिशयोक्त की तरह प्रस्तुत की, इसको अतिशयोक्त अलंकार भी कहते हैं हिंदी में। अतिशयोक्त मतलब होता है बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोल, मतलब उसने इतना रोया कि समुद्रों आंसू भर गए, उसने इतना रोया कि उसने नदियां भर दी, खून की नदियां बह गई। ऐसे स्टेटमेंट जहां पे मिले वो हाइपरबली है। क्या है? हाइपरबली है। हाइपरबली इज एन एक्सेजरेशन और ओवर स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ ग्रेटर एक्सप्रेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन लाने के लिए। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ओ हैमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट माय हार्ट इन पेन, व्हाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स। अब आ जाते हैं यूनेंडो पे। यूनेंडो क्या है? यूनेंडो का मतलब होता है, अगर मैं सादा सादा कह दूं तो अगर मैं ऐसे कहूं, मैं क्या कहूं, मैं अगर ये कहूं कि वह नेता भी है फिर भी ईमानदार है। कहने का मतलब नेताओं के ऊपर तो बहुत बड़ा वो आरोप लगा दिया मैंने। वह नेता है फिर भी ईमानदार है। कहने का मतलब अक्सर नेता ईमानदार नहीं होते, वो बेईमान होते हैं, बेईमान होते हैं, उनके पास ईमान नहीं होता। अक्सर नेताओं को ऐसा अगर हम इस तरह से कहते हैं कि वह नेता है फिर भी ईमानदार है, इसका मतलब जनरली इस बात को समाज में एक्सेप्ट कर लिया गया है कि जो नेता होते हैं वो ईमानदार नहीं होते हैं। तो एक तरह से हम क्या कह रहे हैं, अब यूनेंडो की परिभाषा समझिए। यूनेंडो, अ थिंग इज हिंटेड विदाउट सेइंग इट प्लेनली। मतलब यूनेंडो में क्या होता है, अ थिंग इज हिंटेड विदाउट सेइंग इट प्लेनली, मतलब साधारण तरीके से कहने के बजाय अगर हम हिंट करके बात करें, है ना, हम हिंट दे रहे हैं तो हम उसको यूनेंडो कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? यूनेंडो। He did not consult physicians for he hoped to die without them। ठीक है, मतलब वह फिजिशियन से नहीं कंसल्ट किया, भले ही for he hoped to die without them, उसको आशा है वो बिना उनके ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। कहने का मतलब वो मर जाएगा लेकिन वो फिजिशियन से नहीं मिलेगा। कहने का मतलब डॉक्टरों पर उसको इतना भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। ये बात ऐसी भी कुछ हो सकती है। There are two times in man's life, मतलब इंसान के जिंदगी में 2 तरह का समय आता है। when he should not speculate, जब वो इस चीज को स्पेकुलेट नहीं करता है कि when he can't afford it, कि वह इसे कब अफोर्ड कर सकता है। when he can't afford, जब उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, and when he can, और जब उसे वह कर सकता है।
मतलब इंसान अपनी जिंदगी में दोनों समय में इसको स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, नहीं करता है, उसे स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। व्हेन ही कांट अफोर्ड इट, जब वो उसे अफोर्ड ना कर सके, और व्हेन ही कैन, और जब उसे वो कर सकता है तब भी नहीं करना चाहिए। इन दोनों बातों में मतलब ये है कि यह हिंट की इशारा देकर बात की जा रही है बजाय प्लेन कहने के। ठीक है, इनुएंडो इज अ थिंग इज हिंटेड विदाउट सेइंग इट प्लेनली। साधारण तरीके से कहने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, बिना इसको प्लेनली कहे हम बात को कैसे कर रहे हैं, हिंट के दौरान, हिंट की मदद से कह रहे हैं, हिंट ले रहे हैं उसका। एक तो ये हो गया, और एक हो गया आयरनी आपकी। क्या हो गया? आयरनी। आयरनी क्या भाई? आयरनी क्या है? आयरनी इज अ डिवाइस बाई विच अ राइटर एक्सप्रेस अ मीनिंग विच इज, मतलब कह रहा आयरनी इज अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा अलंकार है, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है बाई विच अ राइटर एक्सप्रेसेस अ मीनिंग, जिससे कि एक राइटर अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, विच इज क्वाइट कंट्रेरी, जो बिल्कुल विरोधात्मक है, टू द अपरेंट मीनिंग, अपरेंट वन मतलब दूसरी वाली से। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी क्रिएट्स आयरनी, मतलब जैसा जो दिख रहा होता है और वास्तव में वैसा ना हो, और उसको इस रूप में लेना एक आयरनी क्रिएट करता है। भाई ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड आयरनी क्रिएट्स आयरनी। द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, जो रियलिटी वास्तव मतलब कोई चीज जैसी दिख रही, कोई जरूरी नहीं वो ऐसी हो, और अगर द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस मतलब जो दिख रहा है उसमें और रियलिटी में, दोनों के बीच जो अंतर होता है वही आयरनी क्रिएट करता है, वही एक हंसी और हास्यास्पद होने का कोई चीज कारण बनती है। तो जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें वोल्टायर हुए, स्विफ्ट हुए, गिबन हैं, और हेनरी जेम्स हैं, और थॉमस मैन हैं, ये सारे लोग आयरनिस्ट थे। ठीक है, मतलब ये प्रोमिनेंट आयरनिस्ट है, सुप्रीम आयरनिस्ट इसको कहेंगे, इनको कहेंगे सुप्रीम आयरनिस्ट। मतलब ये बहुत ही फेमस आयरनिस्ट है। ये लोग आयरनी डिवाइस जो थी, जो फिगर ऑफ स्पीच थी, अपने लिटरेरी वर्क में ये लोग इस्तेमाल करते थे। अब कह रहा है कि वर्बल आयरनी इज द बेसिक वे टू आयरनी, बेसिक वे ऑफ आयरनी, जो मौखिक आयरनी होती है वह एक बेसिक आयरनी होती है। इट हैज टू मीनिंग्स, इसके दो ही मतलब होते हैं, व्हाट द स्पीकर इंटेंड्स एंड व्हाट द लिसनर्स मेक्स आउट ऑफ इट, मतलब कहने वाले का तात्पर्य क्या था, उसका इंटेंशन क्या था, एक तो वह कहना क्या चाहता था वो, और दूसरा एज अ स्पेक्टेटर, एज अ रिसीवर हम उसकी बात को लेते कैसे हैं। ये दोनों में जो अंतर होता है वही आयरनी क्रिएट करता है। मतलब कोई वर्बली कोई बात कहा, उसको हमने लिया कैसे, उसके कहने का कुछ आशय दूसरा था, हमने लिया उसको दूसरे तरीके से, तो वह जो है एक वर्बल आयरनी क्रिएट करता है। ड्रामेटिक आयरनी अकर्स, और ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, एक तो हो गया वर्बल आयरनी, एक है ड्रामेटिक आयरनी, ये आपका वर्बल आयरनी। एक है ड्रामेटिक आयरनी जो होती है अकर्स व्हेन द कैरेक्टर्स स्पीक्स ऑफ द लाइन एंड ऑडियंस अंडरस्टैंड्स इन अ डबल सेंस। मतलब कह रहा है कि जो ड्रामेटिक आयरनी होती है, जो ड्रामेटिक आयरनी है अकर्स व्हेन द कैरेक्टर, जब कैरेक्टर कोई पात्र स्पीक द लाइन, वह लाइन बोलता है, एंड द ऑडियंस, और जो ऑडियंस है अंडरस्टैंड्स इन अ डबल सेंस, इसको डबल सेंस में लेती है। डबल मीनिंग की बातें, अक्सर लोग डबल मीनिंग की बातों पर हंसते हैं, और जो पहली वाली तो जो समझना चाहिए वो ना समझ के जो दूसरी वाली होती है वो ज्यादा मजा दे रही होती है, तो वो ज्यादा मजा का जो चक्कर है वही आयरनी क्रिएट करता है ना। आयरनी वो जो सेकंड वाली होती है वही है ना क्रिएट करती है, वही मजा देती है। अक्सर लोग डबल वाली में दूसरी वाली जो होती है, जो उसको नहीं समझना चाहिए, उसको फटाक से समझते हैं और उनको बड़ा मजा आता है। तो डबल मीनिंग की बातें, तो वो एक आयरनी है, तो उस ड्रामा में पहले इस्तेमाल किया जाता है कि ड्रामेटिक आयरनी इस्तेमाल होती थी। When the opposite happens of what is intended, the result is irony of situation. When the opposite happens, और ठीक जब इसके विपरीत होता है, मतलब जो समझ के जो नहीं समझना चाहिए अगर हम वो समझते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो द रिजल्ट इज द आयरनी ऑफ सिचुएशन, उसको हम आयरनी ऑफ सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, When the opposite happens of the what is intended, मतलब उसी का ठीक विपरीत ऐसा होता है जैसा
जैसा हम सोच रहे होते हैं उसके ठीक विपरीत वैसा होता है, तो द रिजल्ट इज आयरनी ऑफ सिचुएशन। तो उसको हम आयरनी ऑफ सिचुएशन भी कहते हैं। मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि ये घटित होने वाला, वो ना हो कि कुछ और होता है, दैट इज आयरनी ऑफ सिचुएशन। या उसको ड्रामेटिक आयरनी एक बोलेंगे और एक बोलेंगे वर्बल आयरनी। क्या बोलेंगे? वर्बल आयरनी। आई फियर आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन हुज डैगर हैव स्टब्ड सीजर। ये शेक्सपियर की लाइन है जो जूलियस सीजर से ली गई है। इसमें भी आयरनी है। येट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस। ठीक है, ही वाज एम्बिशियस। ठीक है, एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित जो जूलियस सीजर है उससे लाइन ली गई है। ये भी आयरनी क्रिएट कर रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये हम लिटोटीज पढ़ेंगे। लिटोटीज को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आज हम यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद हम और डिस्कस करेंगे, पूरा फिगर्स ऑफ स्पीच ठीक से कवर करेंगे, और उसके बाद हम आ जाएंगे लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थियरी पर। तो वो सभी डिस्कस करेंगे, एक एक लाइन अच्छे से देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आई होगी। मैं थोड़ा सा स्पीड से, मुझे लग रहा है क्या मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ या मुझे और थोड़ा स्लो पढ़ाना चाहिए या थोड़ा और फास्ट पढ़ाना चाहिए। आप मुझे बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करिएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि क्रिटिसिज्म मुझे बहुत पसंद है। अगर मुझे लगता है कि मुझे और एफर्ट डालने की जरूरत है, या मुझे लगता है, अगर आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं तो कहां गलत कर रहा हूं या मेरे अंदर क्या कमी है, ये मुझे जरूर बताइएगा। मैं उसको इंप्रूव करना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू बी फैंटास्टिक, बिल्कुल अच्छा होना चाहता हूं और अच्छा बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ठीक से समझ में आए। और अगर मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं तो भी बताइएगा, बहुत स्लो बोल रहा हूं तभी बताइएगा, या फिर लगे कि समझ में नहीं आ रहा तो भी बताइएगा, या और क्या अच्छा किया जा सकता है वो बताइएगा। आपका क्रिटिसिज्म मुझे डाई यूरिया की तरह लगता है, एकदम बिल्कुल खाद की तरह। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप हमको क्रिटिसाइज करें और हमको बताएं। ठीक है, और ताकि हम आपको और बेहतरीन तरीके से बता सकें। सो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आपका बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करते हैं कि आप वक्त निकालते हैं हमें देखने के लिए। अगर आप हमको देखते हैं तो हमारी तरफ से बहुत ज्यादा स्नेह, बहुत ज्यादा प्यार, लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड कीप मिसिंग मी।